मनुष्य का एकांत और प्रकृति उससे कितनी अलग है। महाकाव्य के लक्षणों में ये भी स्थापित लक्षण है कि जैसे राम वाल्मीकि रामायण में जब सीता के वियोग में प्राण दे देने को आतुर हैं, उनका प्राण निकल जाने को आमादा है, तब भी प्रकृति उससे बिल्कुल निस्संग निरपेक्ष अपनी लीला आप ही रचती जा रही है। तो यहाँ संधू फकीर के साथ जो कुछ भी हो रहा है, मानो प्रकृति उससे बिल्कुल अलग है। एक समय हम लोगों ने देखा है छायावाद का, जिसमें प्रकृति ही नायक और नायिका बन गई थी, लेकिन ये फिर से लौट के हम मानो अपनी परंपरा में और काव्य शास्त्र में लौट रहे हैं, वैसा हो रहा है। ऐसे चरित्र बहुत से हैं उपन्यास में, और यहाँ नाटकों के चरित्र बहुत से हैं। नाटक बनाने गढ़ने वाले लोग सुलभ जी आपके बीच में हैं, और मैं कई चीजें चाहता हूँ एक साथ। मेरी मुश्किल ये है कि अनेक राहें फूटती हैं, मैं उन सब पर से गुजरना चाहता हूँ, ये संभव नहीं है। किसी एक रास्ते पर ही चला जा सकता है। सूरज, प्रतीक, रवि, अंशु, आप सब लोगों के मन में अगर कोई सवाल है, अनुराग जी अगर मदद करें, वहां पर कोई सवाल हो ऑनलाइन, तो आप सुलभ जी से पूछ सकते हैं। मैं तो पूछ चुका। मनोज भाई कुछ कहना सुनना चाहें तो? बस कुछ नहीं कहना चाह रहा हूँ, बस खाली इतना कि जब वो भी उपन्यास पढ़ रहे थे और उसमें इतने सुंदर तनाव भरे दृश्य थे, जहाँ पर एक व्यक्ति है लगातार वही जो बात आपने कही कि जो है उसके भीतर कुछ चल रहा है और बाहर की दुनिया में कुछ एकदम दोनों फर्क चीजें हैं, दोनों उल्टी चीजें हैं, लेकिन चल रही है समानांतर एक दूसरे के। लेकिन ये पढ़े इतने सुंदर तरीके से लग रहे थे, तो मेरे मन में एक इच्छा हो रही थी कि पूरा का पूरा उपन्यास जो है ऐसे शुरू से पढ़े और सुना जाए बैठ के कभी। तो बस यही कहना था इतना। आपने सर नाटक भी किए हैं बहुत से, यही नहीं कि नाटक लिखा ही है। मुझे कुछ तस्वीरें याद आ रही है, या तो मैं गफलत में हूँ? नहीं, गफलत में नहीं है। देखिए, वो जीवन छूट चुका है। हालांकि जीवन छूटता होता नहीं है, सब साथ साथ ही चलता है। आरंभिक दौर में मैंने मंच पर अभिनय भी किया, अमली में भी करना पड़ा, इसलिए कि आखिरी क्षणों में दो उसके कलाकार सिनेमा की शूटिंग में चले गए। क्या बने थे? अबरार खान खलनायक है, दूसरा खलनायक। ये भी कितनी अद्भुत बात है, अपनी कहानी में खलनायक। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और आपको आश्चर्य होगा कि अपनी कहानी, अपना लिखा हुआ नाटक, उस कहानी की सेंट्रल आइडिया को लेकर के फिर से नाटक लिखा गया था। कहानी में अमली युवा है, इसमें नाटक में युवा है, कहानी में वृद्ध है, तो बिल्कुल अलग। आपको आश्चर्य होगा कि प्रदर्शन के ठीक पहले जो दो कलाकार चले गए तो करना पड़ा। तो मैं अपने ही लिखे हुए डायलॉग याद करते हुए ट्रेन में जा रहा था भुवनेश्वर में, उसका शो। तो ये होता है, यही सब विडंबनाएं जीवन को जीवन बनाती हैं, वरना जीवन एक रस रह जाएगी। और यह उपन्यास भी जो कहते हुए मुझे जरा भी संकोच नहीं कि दृश्यों में लिखा है। आपने जिस पहले दृश्य का जिक्र किया, अमीना के नहाने, सतार के बैठे होने, बदना चला के मारती है उसको, पानी की जो छींटे होते हैं उनको भी उसमें दर्ज करने को, तो वो दृश्यों में लिखा गया है। मैं वैसे भी कहानियां भी मैं सोचता हूँ दृश्यों में, वो मेरे सोचता हूँ, या जो कहिए मेरे पास जब कहानी आती है, कोई भी कथा चाहे वो उपन्यास में, दृश्यों का रेला होता है, उसमें से छांटना होता है। जैसे कहीं मेला लगा हो, कई रास्तों से लोग चले आ रहे हैं देखने उस मेला को, उसमें शामिल हो रहे हैं। उस तरह आप याद कीजिए, कल्पना कीजिए कि एक मेला एक जगह लगा हुआ, कई रास्ते हैं उस मेले को, हर जगह से लोग चले आ रहे हैं। कोई गाते बजाते आ रहा है, कंधे पर बच्चा बिठाया आ रहा है, कोई गिरते पड़ते आ रहा है।
तो मेरे लिए मैं जब लिखता हूँ तो उसी तरह लिखता हूँ, दृश्यों में ही चीजें मेरे सामने आती हैं। आपने सर, मैं ये पूछना चाहती थी कि जब किसी कथा का या उपन्यास का हम नाटकीय रूपांतरण करते या उसे हम जब स्टेज पर लें तो एक सवाल ये आता है कि कहानी या उपन्यास की आत्मा बची रहे, तो उसके लिए क्या सावधानियां बरतें या उसे किस तरह से प्रस्तुत किया जाए कि दोनों में जो समानता है वो भी बचे। मुझको इस पर लगातार बातें होती रही हैं, हिंदी रंगमंच पर ही नहीं, पूरे भारतीय रंगमंच पर ही नहीं, दुनिया के रंगमंच पर इस मुद्दे पर चर्चा होती रही है, बहस होती रही है। मेरी जो अपनी धारणा है या अपना जो अनुभव है, पहले तो क्या आप किसी भी रचना का जब रूपांतरण कर रहे हैं या उसकी पुनर्रचना कर रहे हैं तो आप नाटक करने जा रहे हैं, नाटक लिखने जा रहे हैं या नाटक के लिए स्क्रिप्ट तैयार कर रहे हैं। नाटक का दर्शक आपके सामने खड़ा होकर आपसे पूछेगा, आप चाहे शेक्सपियर को कर रहे हो, मान लीजिए शेक्सपियर को ही कर रहे हैं, उसका हिंदी रूपांतरण करना है, भारतीय रूपांतरण करना है, भारतीय जीवन स्थितियों को डालने उसकी भाषा बदलना, तो पूछेगा क्यों भाई 400 साल 500 साल पुराना नाटक क्यों मैं शेक्सपियर को देखने लगा, मेरा समय और समाज इसमें कहाँ है। तो आपको सबसे पहले ये फिक्र करनी है, चाहे रचना कोई भी हो, कविता हो, कहानी हो, उपन्यास हो या किसी समय, कि अभी का दर्शक उसको देखेगा और उसका ये हक है कि वो आपसे पूछे कि इसमें समय और समाज मेरा क्या है। पहली बात, अगर आप उपन्यास का नाट्यांतर कर रहे हैं तो वो उपन्यास देखने नहीं जा रहा, नाटक देखने जा रहा। उपन्यास आपके लिए है, उसके लिए नहीं, वो नाटक चाहिए उसको, वो सिर्फ और सिर्फ नाटक देखने जा रहा। तो आप अगर उपन्यास देखने, मतलब वही बात है कि अगर उपन्यास देखने जा रहा है तो खरीद के पढ़ेगा या अंकुर जी का प्रोडक्शन देखेगा। हाँ, वो अंकुर जी का प्रोडक्शन देखेगा, हाँ, आपको प्रोडक्शन साहित्यिक कृतियां, तो उसको उपन्यास नहीं होना चाहिए, उसको नाटक होना चाहिए। तो नाटक के जो तत्व हैं वो उसमें हैं, वो आपको उसमें उन तत्वों की खोज करनी होगी, उसको डालना होगा या उसके आधार पर उनको रचना होगा। पहली बात तो ये है। दूसरी बात कि आप अगर उसके कंटेंट से या सेंट्रल आइडिया ऑफ द स्टोरी या आइडिया ऑफ द पोइट्री जो भी है, उससे अगर आप असहमत हैं, उसको बदल देना चाहते हैं, तो आप करने ही क्यों जा रहे हैं। तो ये आपको वो पसंद है, तभी तो उसमें जो यथार्थ है वह आपका काम करने जा रहा है। आप चाहते हैं कि वो यथार्थ दर्शक तक पहुंचे, जनता तक पहुंचे, तभी तो आप उसको रूपांतरित कर रहे हैं नाटक में, वरना क्यों करते हैं। बदल के आप जो लाना चाहते हैं वो आप खुद ही कहीं दूसरी जगह से ले लेते हैं या लिख लेते हैं, फिर उस उपन्यास को डिस्टर्ब करने से क्या फायदा, उस कहानी को नष्ट करने से क्या फायदा। तो उसमें जो वर्णित है यथार्थ, वह यथार्थ आपके नाटक में होना चाहिए। वो कंटेंट उसका रूप बदला हुआ, उसको संप्रेषित करने के जो टूल्स हैं, जो युक्तियां हैं, वो अलग होंगी। वो नहीं होंगी जो उपन्यास में एक उपन्यासकार ने यूज किया है। आपको एक रंगकर्मी, एक नाटककार, एक नाट्यकर्मी के रूप में अपनी युक्ति तलाशनी। यही दो बातें हैं। जैसे कि आपने कहा कि मतलब नाटककार को अपनी युक्ति अपनानी पड़ेगी और उपन्यास और नाटक की बात, जैसे अभी दातापीर के अंतर्गत और उससे बाहर भी आपको कभी ऐसा लगता है, ये सवाल हो सकता है बाकी लोगों ने पूछा है, आपका कोई एक चरित्र किसी कहानी के साथ और किसी उपन्यास के साथ, उसकी कहानी खत्म हो जाती है, तो उसके आगे क्या होता होगा, उस पे आप कुछ कभी हर उपन्यास, हर कहानी के साथ एक उसमें जो चरित्र, कहानी खत्म हुई तो उसके जो पात्र हैं वो अगर आगे की कथा उनकी होगी, है ना। अभी आप जो बैठे हैं, आपसे मिलके जब मैं यहाँ से जाऊंगा तो मैं सोचूंगा आपके बारे में, अगर
मुझको आपने प्रभावित किया तो मैं सोचूंगा कि इस आदमी का जीवन कैसा है, कैसा सब कुछ सोचता है। हाँ? ये कोई ऐसी बात थोड़ा है। मनोज की कहानियों के कई पात्र हैं जो सोचने पर विवश करते हैं, या हमारे जो अभी के समय में जो हमारे जो भी मित्र साथी सब लिख रहे हैं, सबकी कहानी, किसी भी कहानी का कोई पात्र उसका जीवन होता है, कहानी खत्म होती है वहाँ, तो उस पात्र का जीवन कभी उसको कहानी को आगे बढ़ा नहीं, आगे बढ़ा के आप एक ही कहानी को आप लिखिए। इस खंड में उसमें क्या है, आपके ऊपर है, आपके विवेक पर है, आपका पाठक पढ़ना चाहता है तो लिखिए। ये काम कहानीकारों ने कवियों के भरोसे छोड़ दिया है। एक कविता को 20 खंडों में लिखना। ये है। और एक बात और भी है कि जो यथार्थ का, अक्सर मैं माफी चाहता हूँ घुस गया बीच में, यथार्थ का जो सार तत्व है, जो एक कहानी में मतलब वो संतृप्ति, जो उसका संतृप्ति का बिंदु है, मतलब जहां पर वो पूरा हो गया यथार्थ उसका बयान, उसके बाद उन्हीं किरदार भटक रहा हो सकता है आत्मा की तरह, लेकिन उसका यथार्थ पूरा हो गया। हाँ, तो फिर बचता नहीं आपके पास। जैसे वो है लहना सिंह है और वो मर गया है, फिर वो कुड़माई वाला जो प्रसंग है, फिर वो मतलब यथार्थ वहीं पूरा हो गया। उसके वो जब घीसा और माधव नाच रहे हैं, खत्म, आप उन्हीं की कल्पना कीजिए कि वो उसके लाश पे ठगिनी क्यों नैना झमकाए कर रहे हैं, और उनको आज की राजनीति में और समाज में खोजने लगिए तो बहुत हाहाकारी नतीजे निकल आएंगे। और वो मतलब लाशों पर नाचते हुए दो उद्दत मद्यप जो हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं, वो यथार्थ वही पूरा है। उसके बाद वो अपना मरणोत्तर जीवन जी रहे हैं तो जी रहे हैं। इस नियम के अपवाद भी हो सकते हैं। भाई, किसी कहानी को लिखते हुए लेखक की जो अपनी सोच समझ या अपना जो उसका लक्ष्य है, जो कम्युनिकेट करना चाहता है, वो जब कर चुका हो तो फिर उसको आगे क्यों बढ़ाएगा? उसका काम खत्म हो गया। आप स्वयं देखिए ना, आप अपने जीवन में कितनी सारी, अक्सर जरूरी बात अभी याद आई, अक्सर हम जो आप बात कर रहे हैं, अक्सर हम परंपरा चिल्लाते हैं, हमारी ये परंपरा है, हम इस परंपरा में हैं। आजकल तो और ज्यादा परंपरा की बात हो रही है, हर तीसरे से खाना ही नहीं पचता है किसी के बिना परंपरा। तो लेकिन है क्या कि परंपरा का जितना हिस्सा जीवित है उससे ज्यादा हिस्सा मृत होता है। परंपरा में जितना हिस्सा जीवित होता है उससे ज्यादा कई बार मृत हिस्सा होता है। तो आप शव को कंधे पर लादकर कितनी देर दूर तक चलेंगे? सड़ जाएगा, बदबू देगा। बहुत सारी बदबू देती हुई चीजें परंपरा में हम लोगों ने अपने साथ जोड़े रखी। दहेज ले रहे हैं, दहेज भी तो एक परंपरा है, आप कभी शुरू हुई होगी। आज आप अभी ये कह रहे थे दबे स्वरों में कि खाना न बचने की भी एक परंपरा है। तो आप क्या क्या कीजिए, क्या क्या ढोइएगा? बचाने के उपायों की भी परंपरा है, बचाने के उपायों की भी परंपरा। तो ये है कि परंपरा को हमेशा उसको नए ढंग से उसका पुनराविष्कार अपने लिए करना पड़ता है, अपने समय और समाज के लिए। अगर आप पुनराविष्कार उसका नहीं करते हैं तो आप मृत अंश को लेकर एक बदबूदार जीवन ही जी सकते हैं आप लोग, और क्या कीजिएगा। उसी तरह किसी भी चीज को खींचते जाना, उसको कंधे पर लिए जाना। जैसे आपने कहा कि वो होगा, पात्र होगा, उसकी भी कथा बहुत सारे। शेखर एक जीवनी का 2 भाग है। मैं स्वयं सोच रहा हूँ कई बार कि अग्निलीक का दूसरा हिस्सा लिखा जाना चाहिए, कई मित्रों की भी है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि दातापीर का दूसरा हिस्सा लिखा जाए, कीर्तिगान का दूसरा हिस्सा लिखा जाए। हाँ, ठीक है कि इस उपन्यास में किसी दूसरी रचना का कोई सूत्र होगा, हो सकता है खोजने वाले शोधार्थी उसको खोज ले, कहीं ना कहीं मन इशारा। हाँ, लेकिन किसी भी रचना को इस तरह ढोया नहीं जाता है। लेखक ही ढोता है, वह भी उससे मुक्ति चाहता है। कई बार बहुत उसको चलते कि वो सिनेमा या वेब सीरीज के लेकर वो अलग है, अगला सीजन लेके इसी सवाल से एक सवाल निकल रहा है सर कि जैसे अभिनेता अगर किसी चरित्र को निभाता है
तो वो उसे कभी कई बार घर भी ले जाता है, स्टेज के बाद अपने घर भी ले जाता है। वैसे ही अगर एक लेखक लिख रहा है तो एक नॉवेल अगर आप लिख रहे हैं तो कैसे आप अपने को डिटैच करते हैं उस कैरेक्टर से? देखिए, डिटैचमेंट एक बहुत ही जटिल तकलीफ दे भी बहुत तकलीफ है। आप जिस यथार्थ को लिख रहे होते हैं पहले तो उस यथार्थ से आपको डिटैच होना पड़ता है। जो न्यूमेरिस ने पहला सवाल पूछा था कि ये लोग हैं, सच में ये एग्जिस्ट करते हैं ये लोग, वही लेखक अगर एग्जिस्ट करते भी हैं तो लेखक को डिटैच होना पड़ता है। अब डिटैच नहीं होइएगा तो यथार्थ का पुनर्सृजन नहीं कर पाएंगे और यथार्थ हूबहू किसी भी रचना में आएगा तो मिट्टी पलीद हो जाएगी। उसको उसी यथार्थ को रचना के यथार्थ में विस्तारित होकर ही आना पड़ेगा। उसी तरह जब लिख लेता है तो भी उसका डिटैचमेंट होता है और अभिनेता के रूप में कभी भी अपने चरित्र को अपने घर लेके मत जाइए। आप अभिनेता अगर हैं तो मेरी ये सलाह होगी आपको, कभी उसको लेके अपने घर पर जाइए। बहुत दानिशमंद है, लेके नहीं जाते होंगे मुझे। हाँ, मुझे लगता है कि नहीं जाते होंगे, सवाल भले पूछ रहे हैं, कभी लेके मत जाइए। लेखक तो डरा रहा है। लेखक नहीं लेके जाता होता है। हाँ, जैसे मत सोचिए इतना थोड़े घर लेके जा रहे। लेखक कुछ भी लड़का लगता है तो इसीलिए अभिनेता को तो और एक ही नाटक कई बार डिटैचमेंट आपको दिखाना पड़ता है। अगर दृश्यों में बटा हुआ है नाटक वैसे ही डिटैचमेंट दर्द को जब पढ़िएगा पता चलेगा डिटैचमेंट का सिद्धांत वेरिएशन का सिद्धांत कैसे वो नाटक इन्हांस करता है, कैसे वो दर्शक को ज्यादा नाटक को कैसे प्रभावशाली बनाता है, दर्शक तक कैसे वो बात कि एक ही समय में उसका चेतन रहना, दर्शक का सजग रहना कितना जरूरी है। लेकिन जब कोई साहित्य रचना कीजिए और तब उस कैरेक्टर या उसमें तो आपको रहना पड़ेगा, इतने समय तो रहना ही पड़ेगा। देखिए, मैं हर लेखक झूठा होता है। वही मैं पूछना ही चाह रही हूँ। मैं वही आपको बता रहा हूँ, किसी लेखक को उसकी अपनी लेखन प्रक्रिया नहीं मालूम, वो क्या करने जा रहा है, क्या किया, कैसे किया, वो बना के बोलता है। जब आपसे बात करता है तो उसमें 99% झूठ होता है कि हम इतना थे, ऐसा थे, वैसा कुछ नहीं है, सब झूठ है। भाई आप पूछिएगा तो बताएगा, उसको बताना है, उसका भी अपना पेशा है, पेशेवर लेखक है तो पेशा है। हम लोग को भले पैसा बहुत नहीं मिलता, लेकिन हम लोग हैं पेशेवर की तरह काम करते हैं। तो हम क्यों आपको अपना सच बताते हैं? अब वो बात हम क्यों बताने जाए आपको, वहां फंस नहीं जाए जो खुद ही नहीं हमको मालूम। तो ये है कि ये सब खेल है। महत्वपूर्ण आपके लिए वो किताब है, उसमें वर्णित जीवन है, वह जीवन आपको कितना प्रभावित कर रहा है, उस जीवन से आपका कैसा रिश्ता बनता है, ये भी। सर, बात अब वो पेशेवर चातुर्य तक आई हुई है तो उसके बाद एक सवाल बनता है। आज हम लोग देख रहे हैं कि तमाम सारे हमारे लेखक मित्र हमारी पीढ़ी के वेब सीरीज, सिनेमा लिख रहे हैं। कुछ साहित्यिक कृतियों पर बढ़िया सिनेमा बना है, वो तो लेखनीय नहीं बन सका, उसकी बहुत चर्चा नहीं हुई। जैसे वो एक औसत से बेहतर फिल्म है मोहनदास नाम की जो फिल्म बनी। लिखते समय आपके सामने क्या ये बात कहीं होती है सबटेक्स्ट में? जी, कभी नहीं। और इसलिए नहीं कि मैं सिनेमा को कोई दोयम दर्जे की कला बना, नाटक भी जैसे उपन्यास लिख रहे हैं तो ये कभी नाटक कभी नहीं। और मैं मानता हूँ कि सबसे आधुनिक कला है सिनेमा। सेल्यूलाइड पर लिखी कविता उसको कहा ही जाता है। मैं बहुत सम्मान के साथ कला रूप की उसको मानता हूँ सिनेमा को, लेकिन अपने लिए मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा, मेरी उसमें रुचि नहीं रही। और रुचि होती तो शायद फिर मैं वही कर रहा होता। तो मैंने अब कभी ऐसा सोच के नहीं लिखा है कि
जबकि बहुत बड़े बड़े लेखकों में ये रहा है कि उनकी इस कहानी को सिनेमा बनना या बन गया है तो इसको ऐसा, और ये है तो ये उनकी अपनी सोच और समझ है, इसके लिए उनको भी बहुत बुरा नहीं कहा जा सकता। लेकिन मैं अपनी बात जानता हूँ कि कभी नहीं, और अमली नाटक लिखने के बाद और जब उसके शोज होने लगे देश भर में चारों तरफ, तो मेरे पास काफी प्रस्ताव आए सिनेमा लिखने के और सिनेमा के संवाद लिखने के, लेकिन मैंने बहुत ईमानदारी से स्वीकार किया, उनको बताया कि वो मेरी दुनिया नहीं, मैंने एक नाटक लिख लिया और नाटक लिखूंगा, मैं इसमें ही अभ्यास करते रहना चाहता हूँ, सिनेमा मेरी दुनिया नहीं है, और सिनेमा मेरी दुनिया होगी तो मैं मुंबई में रहूंगा, वहां जाकर तकनीकी रूप से अपने को सक्षम करूंगा, फिर सिनेमा, और सिनेमा हमारे कई मित्र हैं जो सिनेमा लिखना है और अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा काम है, कई युवा मित्र भी हैं। सर सिनेमा से ही सवाल उठा कि जैसा कि सर ने बताया कि मतलब मोहनदास कृपना, सूरज के सातवां घोड़ा और बाकी सारी चीजों की फिल्में बनी, लेकिन लोग कहते हैं कि शायद वो अच्छी फिल्म नहीं बन पाई। किसी भी अच्छी रचना का अच्छा अनुवाद या रूपांतरण नहीं हो सकता। ये सिनेमा साहित्य के बारे में कि अच्छा सिनेमा हमेशा खराब या थोड़ा सा औसत किसी भी रचना का वो ठीक है, और अच्छे साहित्य पर खराब सिनेमा बनता है। तो सर इसे क्या समझा जाए कि या फिर हमारे के सिनेमाकार उसको नहीं रूप दे पा रहे हैं, या फिर साहित्य उनको वजनदार नहीं, साहित्य में की बात है, साहित्य में आप घुसिएगा जब सिनेमा बनाने जाइएगा। अभी अंशु ने बहुत बढ़िया सवाल किया, सिनेमा बनाने जाएंगे तो उसमें क्या बचा, आपके अपने विधा की मांग है ना, दर्शक पहले सिनेमा देखना चाहेगा, है ना, और आप चल रहे हैं गोदान बनाने, आपको चिंता प्रेमचंद की है, प्रेमचंद आपके सिर पे सवार है, उनका फॉर्मेट भी तो है, उपन्यास की अपना शिल्प भी तो है, गोदान बनाने में उतने बड़े फिल्मकार का क्या हाल होगा। आप उपन्यास के शिल्प में सिनेमा कैसे बनाएंगे, आपको सिनेमा का शिल्प अपनाना पड़ेगा ना। कैमरे की अपनी भाषा होती है, जैसे नाटक की अपनी रंग भाषा होती है। क्या कारण है कि हम 2 घंटे तक मणिपुरी का एक शब्द नहीं समझ में आता है और ऐसे आंख फाड़ करके मुंह खोल करके हम रतन के का नाटक देख लेते हैं? क्यों देखते हैं? कुछ नहीं, एक संवाद नहीं समझ में आता है, लेकिन हम देखते हैं, हमारी जिंदगी बदल जाती है, हमारे देखने का तौर तरीका बदल जाता है। क्या कारण है? इसलिए कि वह नाटक की अपनी भाषा है, रंग भाषा जिसको आप कहते हैं, नाट्य भाषा, उसी तरह सिनेमा की अपनी भाषा है। तो फिर आप उपन्यास पर सिनेमा बना रहे हैं। जब ये दुविधा होती है, जब ये दबाव रहता है, कंटेंट जानबूझ के आप खराब करते हैं। कंटेंट खराब आप नहीं कर सकते, इसलिए उसी कंटेंट के लिए तो आपने उसको चुना है अपनी सिनेमा के लिए। जो कर देता है कंटेंट में बदलाव, वो जानबूझ के करता है, उसको नहीं चाहिए, वो दूसरा अपना कंटेंट लेके आइए, फिर क्यों उस उपन्यास को नष्ट कीजिएगा। और सिनेमा बनाना है तो सिनेमा के शिल्प में बनेगा, उपन्यास के शिल्प में नहीं बनेगा, इसलिए असफल होता है। ऐसा एक संकट है सर, वो यही वाला कि नौकर की कमीज पर मणिकौल ने वो यादगार कमाल का सिनेमा बनाया, बिल्कुल, लेकिन फिर वो दीवार में खिड़की रहती थी कि लेखकीय सर्वाधिकार नहीं दिए उन्होंने, स्वत्वाधिकार उनको, क्योंकि उनको लग रहा था कि नहीं, और जबकि स्क्रीन प्ले उसका उन्हीं को लिखना था, फिर भी वो बात बन नहीं पाई। इसी तरह मार्केस ने मार्केस ने सर 100 Years of Solitude का नहीं दिया। उनका ये चलता चुटकुला कि जैसे कि वो तो आता था कोई सीधे चूंकि वो दुनिया में काम भी करते थे, कई बार तो सीधे मना नहीं करते थे, कोई उससे असंभव राशि मांगते थे जो उसके हिसाब से जो सामने वाला मिलने लगी। और बाद में जब लोगों ने वो राशि ऑफर करना शुरू की तो उन्होंने जानबूझ के वो राशि बढ़ा दी जो है कि ठीक है, क्योंकि उनको देना ही नहीं था, असली बात ये थी। ये है सर, एक बार मोहन महर्षि जो है दीवार में खिड़की रहती थी का मंचन, ये अपने रंग प्रसंग के एक अंक में मोहन जी के ही आत्मवक्तव्य में पढ़ा था, तो उसकी शुरुआती ही पंक्तियां हैं वो प्रास्ताविक की तरह कि हाथी आगे निकलता जाता था,
और पीछे हाथी के बराबर खाली जगह छोड़ दिया। अब इसको दिखाना है कि ये जो जगह है ये हाथी के निकल जाने से छूट गई खाली जगह है। इसको कैसे दिखाएंगे आप नाटक में? हाथी तो दिखा दें, हाथी चलता जाता था ये दिखा दें। अब इस जगह को उस जगह के रूप में परिकल्पित करना कि हाथी के चले जाने से छूट गई खाली जगह है ये तो विनोद कुमार शुक्ल ही कर सकते हैं। मतलब ये सवाल सर्वोपरिता का कतई नहीं है कि कोई विधा श्रेष्ठ है, कोई मेरिटोक्रेटिक ऑर्डर कतई नहीं है। लेकिन मोहन महर्षि आते हैं और दर्शकों से हाथ जोड़ के कहते हैं कि भैया ये हमारा स्टेज है, इसको आप हाथी के चले जाने से छूट गई खाली जगह मान लीजिए और कह के तब नाटक करते हैं। ये कर्ण भारम नाटक रत्न का देखता कैसे, जैसे इन्होंने बताया कि उपन्यास का वाहन नहीं वंचित हो सकता, उसके लिए रंग भाषा खोजना बहुत दुरूह कार्य है, नहीं खोज पाए मोहन महर्षि जैसे बड़े। कर्ण भारम में जो कुंती प्रसव करने जा रही है, अब मंच पर प्रसव वैसे भी वर्जित है, बड़े लोगों ने मना किया है। भारम जैसा नाटक है उसमें है, अब क्या कीजिएगा, भाग उल्लंघन करते हैं ना नाट्य शास्त्र का बार बार। अब देखिए प्रयोगशाला आपकी अगर ठीक है, ठीक ठाक है, तो आप परीक्षण कैसे कर सकते। कंधे पर एक चादर है सफेद का मणिपुरी, बिल्कुल हल्के कपड़े वाला और एक स्वर उभरता है, ऊपर जाता है और ऊपर जाकर के वो अड़भंगी हो जाता है। इस उपन्यास में भी उस तरह की पंक्ति है, अड़भंगी होना संगीत का शब्द है और एक चीख निकलती है, चादर नीचे गिरती, दर्शक को लगता है कुंती चुप है, खड़ी है, दर्शक का प्राण अटका हुआ है। म्यूजिक से इस तरह क्रिएट करते हैं थीम वहां पर सब कुछ कि दर्शक का प्राण अटक जाता है। अरे क्या हो गया, कैसे कैसे प्रसव करेंगे, ये संकट का समय है। और एक चीख ऊपर जाकर सप्तम पे जाके हल्की सी चीख, और चादर जो है कंधे से दूर जुम्बिश होती है कंधे में, ऐसे एकदम पता भी न चले किसी को। जो चोर टाइप के दर्शक होते हैं जो हर जगह नजर रखते हैं, उन्हीं को पता चले। तो ऐसे जुम्बिश होती है और चादर नीचे गिर जाती है और दर्शक को लगता है कि बच्चा प्रसव हो गया, कुंती मुक्त हुई इस पीड़ा से। आप बताइए इसको लिखना कितना कठिन है, उस चीज को। हाँ, यहाँ उल्टा है, उसको लिखना, उस ध्वनि को चलना और इस पूरे प्रभाव को रचना बहुत कठिन है। इसीलिए होता है विधाओं के जो अंतर संबंध है ना, वो चीजों को और जहां जो कुछ श्रेष्ठ है उसको स्वीकार करना चाहिए। कोई विधा श्रेष्ठ इस विधा से, वो विधा श्रेष्ठ ऐसा नहीं होता है ना। सिनेमा है, बढ़िया सिनेमा आपको, और आप मोहन राकेश का आषाढ़ का एक दिन वो भी रिकॉर्डेड है, आप देख लीजिए। आप देख नहीं सकते हैं, बहुत बड़े बड़े लोग हैं उसमें, नहीं देख सकते। नाटक है, आप कहां से ले आइएगा वो इम्पैक्ट। हम लोग जो वीडियो वगैरह रिकॉर्ड करते हैं, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जब अपने उसमें भारंगम में चुनाव के लिए स्क्रीनिंग के लिए जब मंगाता है तो इतना रद्दी रहता है, इतने आप नहीं मालूम है। जो लोग नाटक करते हैं, जो उस कमेटी में कभी नहीं रहे, उनको नहीं मालूम है कि कितनी पीड़ादायी प्रोसेस है। जो कमेटी में होते हैं वो कैसे अपना बाल नोच रहे होते हैं, कैसे बाल बाप कर रहे होते हैं। उनको लगता है कि जो एनएसडी देने वाला है उतना धन मिला के और फेंक के भाग आपको सही बताना है, ये स्थिति हो जाती है। बाद में कलकत्ता वालों ने क्या किया कि वो 4-4 कैमरा लगा के शूट करना शुरू किए। अब कोई टिके नहीं, बिहार का, उत्तर प्रदेश का कोई टिक ही नहीं सकता उनके सामने। 4 कैम शूट और 4 कैमरा लगा दिया। महाराष्ट्र भी गया, महाराष्ट्र में भी ये नहीं होता, कलकत्ता ने करना शुरू कर दिया, 4 कैमरा लगा के शूट कर रहा है। अब क्या गैलीलियो की वो गौतम हलदार का देख के पागल हो जा रहा था।
आप कीजिए ना 4 कैमरा लगा के, जैसे फिल्म की शूटिंग होती है वैसे देखिए, तो ये वो नाटक रहा ही नहीं। अब या तो जो नाटक नहीं रहा उसको चुनिए, या तो खराब वाले का अनुमान लगाइए कि ये अच्छा होगा, देखने में खराब लग रहा है। इसीलिए यह जो हम लोग करते हैं, विधाओं में जो रूपांतरित करते हैं, इससे कई बार रचनाकार को भी नई दुनिया में जाने का अवसर मिलता है, दर्शक या पाठक को नई दुनिया में जाने का अवसर मिलता है। ये काम होते रहने चाहिए। सृजन की दुनिया में सफलता और असफलता का महत्व नहीं होता, महत्व प्रयोगों का होता है। इसलिए सारे काम होते रहने चाहिए। अच्छा सर, व्योमेश जी के सौजन्य से आपसे बात करने का अवसर मिला है, तो मैं राजनीति विज्ञान की विद्यार्थी हूँ। मैं हिंदी की विद्यार्थी बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन हिंदी से मेरा बड़ा लगाव है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अमूमन ये सुना है मैंने कि कोई कविता जो है वो सडन आइडिया आती है और एक कविता बन जाती है, तो क्या उपन्यास के साथ भी ऐसा ही होता है या उसकी तारतम्यता बनाए रखने के लिए कुछ और चीजें उसमें होती है? इसी में इस सवाल को मैं आगे बढ़ा दूं, जो आपने कविता के बारे में सुना है वो कितना सही है, बताएं। देखिए, मैंने थोड़ी देर पहले कहा, उसको थोड़ा हंसते हुए कहा, उन्होंने हंसा भी। आप वही पूछ रही हैं, सवाल तो पहले आता, सब कुछ झूठ है जो आपको बताया जाएगा। उसका कोई एक नियम नहीं है कि कैसे उपन्यास फूटता है, कैसे उपन्यास लिखा जाता है। एक छोटी कहानी 14 साल तक मेरे पास रही। रोज उसका नायक 24 घंटे में एक बार मुझसे पूछता था, कहा भाई वो हमारा गुला मिला काम ज्यादा सही। 14 साल तक कभी ना कभी 24 घंटे में एक बार याद, सोने के समय, खाने के किसी भी कोई समय याद आ जाता, करना चाहिए, उनको देखना चाहिए। 14 साल उस बीच कई कहानियां लिखी गई, और वो कहानी मैंने लिखी, कुछ को पसंद आई, कुछ को नहीं पसंद आई, अलग अलग। इसका कोई नियम कायदा कानून नहीं है। आप जैसे संभव हो सके अपने लिए कर लीजिए, बस यही। प्रकाशक खोजने के नियम आप जानना चाहती हैं, किताब कैसे छपेगा, श्यामल जी से पूछिए, मनोज जी से पूछिए, हाँ, तो वो सब आपको बताया जा सकता है, उसका गणित सबको मालूम है ना। बाकी अपनी किताब पर प्रशंसा कैसे की जाएगी, कैसे करवाई जाएगी, ये सब मालूम है, लेकिन यह कैसे लिखा जाएगा, वो एक ऐसी सफरिंग है। मुझे जो लगता है कि जैसे चंदन पांडे जो कल की बातचीत में शामिल होने वाले हैं, बहुत यशस्वी, बहुत उज्ज्वल कथाकार हैं, कल वो होंगे। आप सब लोगों से गुजारिश है कि शामिल हो जाएगा। तो जब मैं कविताएं एकदम शुरुआती लिख रहा था, तो चंदन एकदम अपनी पहली कहानियां लिख रहे थे, तो मुझे उनकी कहानियां पढ़ते हुए कविता की प्रतीति होती थी। मुझे लगता था कि जो मैं कम मेहनत करता हूँ वो कहानीकार ज्यादा मेहनत करता है। तो रिलेटिवली अगर मेहनत की बात की जाए, जो रचनात्मक श्रम है, तो एक अच्छा कवि कम मेहनत करता है, एक अच्छा उपन्यासकार उसके मुकाबले कहीं ज्यादा मेहनत। यह भी भ्रम है। नहीं सर, इसमें मैं बस भ्रम नहीं है, ये बहुत हम ही कह रहे हैं, जाने माने कहानीकार है मनोज जी। बहुत खराब कहानी लिखेंगे 40 पेज की, तो 40 पेज लिखने का श्रम तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि भले खराब कहानी लिखेंगे, अच्छी कहानी की तो बात छोड़ दीजिए आप। तो थोड़ा में ज्यादा मेहनत तो मेहनती होते हैं उपन्यास। ठीक है, वो मजदूरी थोड़ी ज्यादा करनी पड़ती है, कीमत कम मिलती है, ये भी जोड़ दीजिए उसमें। मजदूरी कम मिलती है, ज्यादा करनी पड़ती है, लेकिन कम मिलती है, ये भी जोड़ दीजिए। और ऐसे ऐसे कवि हैं हिंदी में जिन्होंने पिछले 35 बरस से कोई कविता नहीं लिखी है और कवि हैं। यह भी कोई जरूरी नहीं है कि आप रोज लिखते ही, क्या बात है, यह भी कोई जरूरी नहीं कि आप रोज लिखते ही जाइए, आप अंबार लगा लीजिए। आपको लगे कि अब नहीं लिखना चाहिए, मत लिखिए। यह धैर्य भी विरले ही लोगों के पास होता है। या नहीं लिख पाने का दुख वर्षों तक झेलना, यह भी तो हो सकता है। जो नहीं लिख पा रहा, वो नहीं लिख पाने की पीड़ा से भी गुजर रहा हो, और उस पीड़ा को आपके सामने बिना प्रकट किए हुए सहना, यह भी अपने आप में एक बड़ी बात है। तो मैंने कहा कि देखिए, एक पर्दा है
इस किताब के पीछे एक पर्दा है, उधर जाइएगा तो कोई जरूरी नहीं कि आप संतुष्ट होकर लौटे। बहुत खराब दृश्य आपको दिखाई पड़ सकते हैं, बहुत उदास करने वाले दृश्य आपको दिखाई पड़ सकते हैं, बहुत क्या जरूरी है। शोधार्थियों के लिए छोड़िए, कुछ शोधार्थी सब अपना करते रहते हैं। आप पाठक के रूप में इस किताब के भीतर उतरिए, इसके भीतर जो जीवन है उसको कोशिश कीजिए कि उससे आपका सामना हो, सबका हो। जो किताबें आप पढ़ रहे हैं उन किताबों में जो शामिल है वह आपकी संपदा है, वह आपकी संपत्ति है ना। और मान लीजिए कि लेखक ने, ठीक है, लेखक के बारे में भी रुचि, ये तो अच्छी बात है कि हमारे समाज में रुचि हो, वो जानिए, जानने की कोशिश कीजिए, लेकिन उस सबसे ज्यादा जरूरी है आपका पढ़ना जरूरी है। और हिंदी समाज, माफ कीजिएगा, जो काम नहीं कर रहा है या जिसने कभी नहीं किया है कायदे से, ये है। मार्मिक शिकायत है और एक ऐसे व्यक्ति द्वारा की जिसने अपने से बाद की पीढ़ी को खोज के पढ़ा है। हर मौके पर हमने पाया है कि हम पढ़े जा चुके हैं। तो मेरे ख्याल से यही इस बातचीत को, इस मुलाकात के लिए पूरा मान लिया जाए। हमारे बीच अग्रणी उपन्यासकार श्यामल जी मौजूद हैं। हम उनसे आग्रह करेंगे कि सुलभ जी को स्मृति चिन्ह देकर राजकमल प्रकाशन और रूपवाणी की ओर से उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। कंथा के लेखक जयशंकर प्रसाद की औपन्यासिक जीवनी के लेखक हमारे अग्रजी और उपन्यासकार मित्र श्यामल जी स्मृति चिन्ह देकर सुलभ जी को सम्मानित करें।